प्यारे बच्चों, मैं अहमद तंजीम MSI इंटर कॉलेज गोरखपुर से आज फिर आपके समक्ष कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान का अध्याय 5 वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत का भाग 3 प्रस्तुत कर रहा हूँ। बच्चों, ये हमारा इस पाठ का आज तीसरा भाग है और पहले भाग में हमने आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं के बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने मेंडल के वंशागति के नियम देखे थे, जो 3 नियम थे उनको देखा गया था, और बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस देखा गया था। मेंडल के नियम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और प्रमुख नियम है जेनेटिक्स के, आनुवंशिकी के, परंतु इनके भी अपवाद मौजूद हैं और इनके अपवाद होने की वजह से ये सर्वमान्य नहीं है। तो हमने भाग 2 में मेंडल के वंशागति के नियम से विचलन देखा था, और चूंकि इस समय तक गुणसूत्रों की खोज हो चुकी थी और गुणसूत्र तथा मेंडल के कारकों के बीच में समानताएं देखी जा चुकी थी, और हमने वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत भी भाग 2 में देखा था। आज इस भाग 3 में हम सहलंगता एवं जीन विनिमय देखेंगे। सहलंगता जो आने वाली पीढ़ियों में पैतृक संयोगों को जन्म देता है, यानी जो पूर्वजों के अंदर जो जीन की या फैक्टर्स की कॉम्बिनेशन मौजूद हैं उनको जन्म देता है। साथ ही हम जीन विनिमय देखेंगे जो आने वाली पीढ़ियों में नए संयोगों को जन्म देता है, नए कॉम्बिनेशंस को बनाता है। तो किस प्रकार पैतृक संयोग बनेंगे और किस प्रकार नए संयोग बनेंगे, इसको हम सहलंगता एवं जीन विनिमय में देखेंगे। और साथ ही सहलंगता एवं जीन विनिमय का उपयोग जेनेटिक मैप बनाने यानी क्रोमोसोमल मैप बनाने के लिए किया जाता है। तो किस प्रकार क्रोमोसोमल मैप बनता है और इसका क्या उपयोग है, ये भी देखा जाएगा। और इसी भाग में हम लिंग निर्धारण यानी जीवों के अंदर किस प्रकार नर और मादा के विभेद पाए जाते हैं, इसको भी देखा जाएगा। और ये लिंग निर्धारण अलग अलग जीवों में किस प्रकार होता है, ये देखा जाएगा। इससे पहले कि मैं अपना भाग 3 शुरू करूं, मैं आपको मेंडल के वंशागति के नियम के बारे में एक बात याद दिला दूं। मेंडल ने अपने वंशागति में कारकों के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि लक्षणों की वंशागति कारकों के द्वारा होती है, और मेंडल ने दो जीन की वंशागति बताया था। तो उन 2 जीन की वंशागति में जो मेंडल के कारक थे, 2 जीन थी, 2 अलग अलग लक्षणों की जीनें थी, वो अलग अलग गुणसूत्रों पर मौजूद थी, जो यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। तो मेंडल की जो कारक थे, जीन्स थे, वे अलग अलग गुणसूत्र पर मौजूद थी। मेंडल के कारकों को सन 1909 में जोहानसन ने जीन्स कहा था। तो ये जीन्स अलग अलग गुणसूत्र पर मौजूद थी। और जब हमने F2 पीढ़ी को देखा था तो F2 पीढ़ी में 9, 3, 3 और 1 का रेशियो हमको प्राप्त हुआ था। जब संकर में युग्मक बने थे, तो संकर में जो युग्मक बने वो कैपिटल Y कैपिटल R, स्मॉल y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r और स्मॉल y स्मॉल r प्रकार के थे। चूंकि कैपिटल Y कैपिटल R और स्मॉल y स्मॉल r ये पूर्वजों में बन चुके हैं और ये आने वाली पीढ़ियों में जनकी प्रकार को जन्म देंगे। जनकी प्रकार यानी जो पूर्वजों के अंदर कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं उनको जन्म देंगे। तो इनसे आने वाले समय में पूर्वजी संयोग बनेंगे, अगली पीढ़ी में पूर्वजी संयोग बनेंगे। साथ ही ये नए प्रकार के संयोग बन रहे हैं, जो ये पुनर्योजी प्रकार के युग्मक हैं, और ये आने वाली पीढ़ियों में नए कॉम्बिनेशंस को जन्म देंगे, इसलिए इनको पुनर्योजी प्रकार कहा गया है। मान लेते हैं कि मेंडल के जो फैक्टर्स थे वो अलग अलग गुणसूत्र पर ना होकर एक ही गुणसूत्र पर होते तो क्या होता। अगर मेंडल के फैक्टर्स या जीन्स एक ही गुणसूत्र पर होते तो F1 पीढ़ी में जब युग्मक बनता तो ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, और जब ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते तो एक साथ ही ये एक युग्मक के अंदर जाते। कैपिटल Y कैपिटल R एक दूसरे से अलग नहीं हो पाता और एक साथ ही ये युग्मक में प्रवेश करता। इसी प्रकार स्मॉल y स्मॉल r ये भी एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाता और ये भी एक युग्मक में प्रवेश करता। और जब ये आने वाली पीढ़ी में जब हम इसका फिनोटाइपिक रेशियो देखते तो हमको 3 और 1 का फिनोटाइपिक रेशियो मिलता। यहाँ पर जो युग्मक बन रहे हैं वो जनकी प्रकार के हैं, यानी पूर्वजों में ये पहले प्राप्त हो चुके हैं। तो ये आने वाले पीढ़ी में ये हमको पूर्वजों के संयोग देंगे। तो इससे साफ पता चलता है बच्चों कि अगर जीन्स एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हैं तो वो वंशागत होते समय एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाती हैं, और जब वो एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाएंगी तो इसी को कहा जाता है सहलंगता।
और ये आने वाले समय में जनकी यानी पूर्वजी संयोगों को जन्म देती हैं। तो अब अगर बात किया जाए सहलंगता किसे कहते हैं, तो एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन्स द्वारा अपने उसी संयोग में रहते हुए, यानी अगर जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हैं और युग्मक बनते समय ये एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाएंगी, इसी को कहा जाता है सहलंगता। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन्स द्वारा अपने उसी संयोग में रहते हुए साथ साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति को सहलंगता कहा जाता है। तो इस टेंडेंसी को कि जीन अलग नहीं हो पा रही हैं, जब युग्मक बन रहा है तो वो एक साथ युग्मक में जा रही हैं, इसको सहलंगता कहा जाएगा। और एक गुणसूत्र पर जितनी भी जीन उपस्थित हैं वो एक युग्मक में साथ जाने का प्रयत्न करेंगी, ये सहलंगता कहलाता है। एक गुणसूत्र पर जितनी भी जीन हैं ये एक ग्रुप बनाती हैं, सहलंग समूह बनाती हैं। चूंकि डिप्लॉयड जीवों में जो समजात गुणसूत्र हैं, जो जोड़े में रहते हैं, उनमें जीन का अरेंजमेंट गुणसूत्रों पर समान होता है, इसलिए एक समजात जोड़े को एक सहलंग समूह कहा जाएगा। प्रत्येक गुणसूत्र युग्म में स्थित समस्त एलील एक सहलंग समूह बनाते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसका मतलब मनुष्य में 23 सहलंग समूह पाए जाते हैं। अगर हम सहलंगता के प्रकार की बात करें तो सहलंगता अगर जीन बहुत ही पास पास स्थित है तो पास पास स्थित होने की वजह से युग्मक बनते समय ये एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाएंगी और इसको पूर्ण सहलंगता कहा जाएगा। और अगर जीन गुणसूत्र पर दूर दूर उपस्थित हैं तो युग्मक बनते समय ये इनके अलग होने की चांसेस बढ़ेंगी, ये अलग हो सकती हैं, तो इसको अपूर्ण सहलंगता कहा जाता है। जब गुणसूत्र पर स्थित जीन्स एक दूसरे के बहुत पास पास स्थित होते हैं तो युग्मक निर्माण के समय यह एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाते हैं, इसको पूर्ण सहलंगता कहते हैं। और अगर जीन दूर दूर स्थित हैं तो युग्मक बनते समय ये अलग हो सकती हैं और इसको अपूर्ण सहलंगता कहा जाएगा। पूर्ण सहलंगता पैतृक संयोगों को जन्म देती है। अभी हमने अपने इस क्रॉस में देखा, अगर जीन बहुत पास पास है तो ये जो है पैतृक संयोगों को यानी जनकी संयोगों को जन्म दे रही है। तो अगर पूर्ण सहलंगता है तो ये पैतृक संयोग बनाएगी, और अगर अपूर्ण सहलंगता है तो ये पैतृक संयोगों के साथ साथ नए संयोगों का भी निर्माण करेगी। साथ ही पूर्ण सहलंगता नेचर में बहुत कम पाई जाती है, अपूर्ण सहलंगता प्रकृति में अधिक पाई जाती है। सहलंगता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सहलंगता आने वाली पीढ़ियों में पैतृक संयोगों को यानी पेरेंटल कॉम्बिनेशन, जो पेरेंट्स के अंदर कॉम्बिनेशंस जीन्स के मौजूद हैं, उन्हीं कॉम्बिनेशंस को बनाए रखता है। इनसे आने वाली पीढ़ियों में समानताएं बनी रहती हैं। साथ ही अभी हम इसी वीडियो के आने वाले टॉपिक में देखेंगे कि सहलंगता का उपयोग क्रोमोसोमल मैप बनाने में भी किया जाता है। बच्चों, सहलंगता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परंतु हमने यहाँ पे जब बात किया कि जब अपूर्ण सहलंगता यानी जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर है तो इनके अलग होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो आखिर वो क्या चांस है तो ये जीन एक ही क्रोमोसोम पे, तो आखिर कैसे ये अलग हो जाती हैं, इसको देखने के लिए और समझने के लिए हम चलते हैं जीन विनिमय के ऊपर कि अगर जीन्स एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हैं लेकिन अब उनमें अपूर्ण सहलंगता है यानी वो गुणसूत्र पर दूर दूर उपस्थित हैं, तो किस प्रकार उनके अलग होने के चांसेस बढ़ जाती हैं, ये कहलाता है जीन विनिमय। यानी जीन विनिमय समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के खंडों के मध्य होने वाले पारस्परिक आदान प्रदान की क्रिया को जीन विनिमय कहा जाता है। तो पहले बात करते हैं समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र चूंकि डिप्लॉयड में द्विगुणित में जो गुणसूत्र हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के समय वो जोड़ा बना लेते हैं, तो उन जोड़े में जो एक जोड़ी गुणसूत्र हैं उनको समजात गुणसूत्र कहा जाएगा। और जब अर्धसूत्री विभाजन की दूसरी स्टेज आएगी यानी पहली स्टेज लिप्टोटीन, ये गुणसूत्र मोटे हो जाएंगे, फिर दूसरी स्टेज जाइगोटीन, और जाइगोटीन में ये गुणसूत्र अपने क्रोमैटिड में टूट जाएंगे। और जब ये क्रोमैटिड में टूट जाएंगे, दोनों गुणसूत्र अपने क्रोमैटिड में टूट जाएंगे, तो एक ही गुणसूत्र के दो क्रोमैटिड, इनको सिस्टर क्रोमैटिड और होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि समजात गुणसूत्र के अलग अलग क्रोमैटिड को नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहा जाएगा। और इन्हीं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच आदान प्रदान की क्रिया को जीन्स के आदान प्रदान की क्रिया को जीन विनिमय कहा जाता है। जीन विनिमय ये अर्धसूत्री विभाजन की पैकिटीन अवस्था में होती है और इसमें कायज माटा का निर्माण होता है। ये आइए प्रक्रिया को देखते हैं।
तो समझ में आएगा कि किस प्रकार कायज़माटा बनता है। अगर हम जीन विनिमय की प्रक्रिया को देखें तो इससे पहले कि मैं इस प्रक्रिया की बात करूं, मैं आपको अर्धसूत्री विभाजन थोड़ा याद दिला देता हूं जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज 1 को 5 स्टेज में बांटा गया है। पहली स्टेज लिप्टोटीन, जो गुणसूत्र हैं वो मोटे हो जाएंगे और उनको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। फिर आएगी जाइगोटीन स्टेज में जो जोड़ीदार क्रोमोसोम है, समजात गुणसूत्र हैं, वो एक साथ आकर के जोड़ा बना लेंगे और इसको साइनेप्सिस कहा जाता है। ऐसे क्रोमोसोम जो जोड़ा बना रहे हैं इनको बाइवेलेंट कहा जाएगा। फिर जाइगोटीन स्टेज में ही ये गुणसूत्र क्रोमैटिड्स में टूट जाएंगे और अब इन क्रोमोसोम्स को या गुणसूत्र को टेट्राड या टेट्रावैलेंट क्रोमोसोम कहा जाएगा। जाइगोटीन अवस्था में युग्मित गुणसूत्र 2 लंबवत क्रोमैटिड में बढ़ जाते हैं। अब प्रत्येक बाइवेलेंट में 4 अर्ध गुणसूत्र होते हैं, डायग्राम में दिख रहा है। तो चूंकि यहाँ गुणसूत्र में डीएनए की मात्रा बढ़ रही है तो इस स्टेज को गुणसूत्रों का द्विगुणन कहा जाएगा। फिर पैकिटीन अवस्था में जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे और कायज़माटा का निर्माण होगा। और इसी पैकिटीन स्टेज में जीन विनिमय होगा, यानी इनका खंड उधर उनका खंड इधर, दोनों के बीच में खंडों का आदान प्रदान होगा। और जो एंजाइम इन खंडों का आदान प्रदान करा रही है यानी जीन विनिमय करा रही है उसका नाम है रिकॉम्बिनेज। जब जीन विनिमय पूरा हो जाएगा तो जीन विनिमय के बाद अब ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम समजात गुणसूत्र अब अलग होने की कोशिश करेंगे। इसको कहा जाता है उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन। क्रॉसिंग ओवर के पश्चात नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से प्रतिकर्षित होने लगते हैं, तो इसको उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन कहा जाता है। जब मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो जाएगा तो इसमें युग्मकों का निर्माण होगा और जो युग्मक बनेंगे वो 2 प्रकार के होंगे, एक जनकी प्रकार जिनका कॉम्बिनेशन पूर्वजों में मौजूद है और एक पुनर्योजी प्रकार जिनका कॉम्बिनेशन पूर्वजों में नहीं उपस्थित है। ये नए प्रकार के युग्मक हैं और आने वाली पीढ़ियों में ये नए संयोगों को जन्म देने वाले हैं। इसलिए जीन विनिमय में 50% तक पैतृक संयोग बनते हैं और 50% तक नए संयोगों का जन्म होता है। जीन विनिमय 3 प्रकार का है। कायज़माटा के निर्माण के आधार पर इसको 3 भाग में बांटा गया है। अगर एक कायज़माटा बना तो एकल विनिमय, अगर 2 कायज़माटा बना तो द्विविनिमय और अगर 2 से अधिक कायज़माटा बना तो बहु विनिमय। तो इस प्रकार कायज़माटा के निर्माण के आधार पर ये जीन विनिमय 3 प्रकार का है। एकल विनिमय, एक कायज़माटा, द्विविनिमय 2 कायज़माटा और 2 से अधिक कायज़माटा तो बहु विनिमय। जीन विनिमय एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जीन विनिमय से सिद्ध होता है कि जीन पंक्तिबद्ध ढंग से विन्यसित होती हैं और इनके लीनियर सीक्वेंस का भी पता चलता है और साथ ही जीन विनिमय की सहायता से गुणसूत्रों के संलग्न मानचित्र यानी कि लिंकेज मैप या क्रोमोसोमल मैप भी बनाए जाते हैं, जो अभी हम देखेंगे कि जीन विनिमय और लिंकेज की मदद से हम क्रोमोसोमल मैप किस प्रकार बना सकते हैं और उससे हम जीन के लीनियर सीक्वेंस को अरेंज कर सकते हैं। जीन विनिमय के फलस्वरूप नए संयोग बनते हैं। हमने अभी देखा कि जो पैतृक संयोग नहीं है वो संयोग बनेंगे और इससे जो है जीन पूल में जो जाति का जीन पूल है उस जीन पूल में जीन आवृत्तियों में परिवर्तन होगा और जब परिवर्तन होगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये परिवर्तन बढ़ता जाएगा और एक समय में नई जातियों का विकास हो जाएगा। तो जीन विनिमय और लिंकेज ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इनकी संकल्पना सबसे पहले मॉर्गन ने प्रस्तुत किया था। तो आइए मॉर्गन की संलग्नता संकल्पना को भी देखते हैं, कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि इन्होंने लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के किस प्रकार प्रयोग करके संकल्पना प्रस्तुत किया था। मॉर्गन ने बताया कि जीन्स जितना पास होंगी उतना उनके युग्मक में अलग होने के चांसेस कम हो जाएंगे और जितना दूर होंगी उतना उनके अलग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी संलग्नता की यथार्थता संलग्नी जीन्स के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। दूरी बढ़ेगी अलग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, दूरी घटेगी अलग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। संलग्नी जीन्स के बीच की दूरी बढ़ते जाने पर उनके साथ साथ वंशागत होने के अवसर कम हो जाते हैं। ये हमको आइडिया लग भी चुका है पीछे जब हम देख रहे थे। और मॉर्गन के अनुसार गुणसूत्रों के पैतृक संयोगों के विखंडन, चूंकि जीन विनिमय ये जो है पैतृक संयोगों का विखंडन कर रहा है और नए संयोगों को जन्म दे रहा है, तो
तो पैतृक संयोगों के विखंडन एवं उनके पुनः संयोजन से नए संयोग बनते हैं और इसी को मॉर्गन ने जीन विनिमय कहा था। मॉर्गन ने जो अपना प्रयोग किया था वो ड्रोसोफिला पे किया था, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, जिसको फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी कहा जाता है। इस पे प्रयोग करने के कई फायदे थे, क्योंकि इन मक्खियों को लैब में सरल कृत्रिम माध्यमों पर आर्टिफिशियल मीडियम पे आसानी से रखा जा सकता है। इनका जीवन चक्र छोटा होता है, 2 सप्ताह का, तो कई जनरेशन को देखा जा सकता है। साथ ही एकल मैथुन से विशाल संख्या में संतति मक्खियों को पैदा किया जा सकता है, उनका उत्पादन संभव है। तो आने वाली पीढ़ियों में ज्यादा मक्खियां मिलने से हमारे रिजल्ट अच्छे बनते हैं। और इन मक्खियों में लिंग का विभेदन बहुत स्पष्ट था, इनमें नर और मादा को पहचाना जा सकता है और साथ ही इनमें आनुवंशिक विविधताओं के जो अनेक प्रकार हैं उनको माइक्रोस्कोप से भी देख के पहचाना जा सकता है। तो इन फायदों की वजह से मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर को चुना और इन्होंने जो इस पे 2 जीन की वंशागति कराया, उसमें इन्होंने 2 लक्षणों को चुना, शरीर का रंग, मक्खी के शरीर का रंग और पंखों के प्रकार। शरीर के रंग में 2 विपर्यासी लक्षण हैं, स्लेटी और काला, और पंखों के प्रकार में लंबा और अल्प विकसित। इनके एलील सामने दिए हुए हैं, स्लेटी के लिए कैपिटल बी, काले के लिए स्मॉल बी, लंबे के लिए कैपिटल बी और अल्प विकसित के लिए स्मॉल बी। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला की स्लेटी रंग एवं अल्प विकसित पंख, स्लेटी रंग कैपिटल बी, अल्प विकसित पंख स्मॉल बी तथा काले रंग एवं लंबे पंखों, काले रंग स्मॉल बी, लंबे पंख कैपिटल बी ड्रोसोफिला के मध्य क्रॉस कराया। तो आइए इनका प्रयोग देखते हैं। इन्होंने स्लेटी रंग एवं अल्प विकसित पंख तथा काले रंग एवं लंबे पंख वाली मक्खियां ली और ये क्रॉस उसी प्रकार है जो हम मेंडल में तथा गुणसूत्र सिद्धांत में देख चुके हैं। तो जब इन्होंने क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में स्लेटी रंग एवं लंबे पंख की मक्खियां प्राप्त हुई और चूंकि F1 पीढ़ी में जो समजात गुणसूत्र हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय हुआ, जिसकी प्रक्रिया को यहां पर दिखाया गया है। तो जब इनके समजात गुणसूत्र में जीन विनिमय हुआ तो जीन विनिमय जो हमने प्रक्रिया पढ़ी है उसी प्रकार हुआ। इसमें पहले क्रोमैटिड्स बने, होमोलॉगस क्रोमोसोम यानी समजात गुणसूत्र में क्रोमैटिड बने, क्रोमैटिड के बीच में जीन का आदान प्रदान हुआ, काइज़माटा का निर्माण हुआ और खंडों का आदान प्रदान हुआ। खंडों का आदान प्रदान को ही जीन विनिमय कहा जाता है। जब खंडों का आदान प्रदान हो गया तो 4 प्रकार के युग्मक बने, कैपिटल बी स्मॉल वी वाले, स्मॉल वी वाले, कैपिटल वी वाले और स्मॉल बी कैपिटल वी वाले। तो ये 4 प्रकार के युग्मक बने जिनको यहाँ दर्शाया गया है। जब स्लेटी रंग एवं लंबे पंख की मक्खियों को काले रंग एवं अल्प विकसित पंख वाली मक्खियों से क्रॉस कराया गया तो 4 प्रकार की मक्खियां प्राप्त हुई, जिनमें स्लेटी रंग एवं अल्प विकसित पंख तथा काले रंग एवं अल्प विकसित पंख, स्लेटी रंग एवं लंबे पंख, काले रंग एवं लंबे पंख वाली मक्खियां प्राप्त हुई। इसमें स्लेटी रंग एवं लंबे पंख पूर्वज में उपस्थित हैं, काले रंग एवं अल्प विकसित पंख पूर्वज में मौजूद हैं। तो इसमें 2 प्रकार की मक्खियां पूर्वजी प्रकार वाली बनी और 2 प्रकार की मक्खियां नए संयोगों वाली बनी जो पूर्वजों में मौजूद नहीं थी। तो चूंकि यहाँ पे जीन विनिमय हुआ था तो जीन विनिमय होने की वजह से पैतृक संयोग भी बने और नए संयोग भी बने। मान लेते हैं कि अगर F1 पीढ़ी में और जीन विनिमय ना हुआ होता तो क्या होता। अगर जीन विनिमय ना हुआ होता तो F1 पीढ़ी की जो स्लेटी रंग एवं लंबे पंख वाली मक्खियां थी, इनके जो जीन्स थे वो युग्मक बनते समय एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाते। कैपिटल बी स्मॉल बी एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाता, स्मॉल बी और कैपिटल बी एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाता और केवल 2 प्रकार के युग्मक ही बनते जो पूर्वजी प्रकार वाले होते। जब इन मक्खियों को काले रंग एवं अल्प विकसित पंख से क्रॉस कराया गया तो केवल 2 प्रकार की मक्खियां मिली, स्लेटी रंग एवं अल्प विकसित पंख। जबकि जब जीन विनिमय हुआ था तो 4 प्रकार की मक्खियां मिली थी, परंतु यहाँ पर केवल 2 प्रकार की मक्खियां मिली और ये दोनों प्रकार जो पूर्वजों में उपस्थित थे उस प्रकार की मक्खियां प्राप्त हुई और जिससे पता चला कि सहलंगता पूर्वजी प्रकार को जन्म देती है और जीन विनिमय पूर्वजी प्रकार के साथ साथ नए संयोगों को भी जन्म देती है। बच्चों, क्रोमोसोमल मैप हमने अभी देखा कि अगर जीन पूरी तरह लिंक है, एक दूसरे से बिल्कुल करीब में है तो युग्मक बनते समय वो अलग नहीं हो पाएगी और ऐसे केस में पूर्वजी संयोग
अधिक बनेंगे। और अगर जीन पूरी तरह से लिंक है तो ऐसे में रिकॉम्बिनेंट यानी पुनर्योजक 0% बनेंगे, कोई नया संयोग नहीं बनेगा, जो भी बनेगा सब पूर्वजी संयोग बनेगा। और अगर जीन बहुत दूर है, बिल्कुल दूर, यहां तक कि मान लिया जाए कि वो अलग गुणसूत्र पर है, तो अगर जीन अलग गुणसूत्र पर है जिसको स्वतंत्र अपव्यूहन कहा जाता है, तो इस केस में 50% नए संयोगों का जन्म होगा और 50% पैतृक संयोगों का जन्म होगा। तो इसको आधार मानते हुए एल्फ्रेड स्टर्टीवेंट, जो कि मॉर्गन के शिष्य थे, उन्होंने कहा क्रोमोसोम के जीन युग्मकों की पुनर्योजन आवृत्ति, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, क्रॉस कराने पे जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, रिकॉम्बिनेशन के कितने % नए संयोग बन रहे हैं, तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को जीनों के बीच की दूरी मापकर क्रोमोसोम में इनकी स्थिति के चित्र बनाए जा सकते हैं कि जीन किस प्रकार पंक्तिबद्ध है। और क्रोमोसोमल मैप का बहुत उपयोग है। अभी हाल ही में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, उसमें भी क्रोमोसोमल मैप का ही इस्तेमाल करते हुए मनुष्यों के जीनों को पंक्तिबद्ध किया गया था अलग अलग गुणसूत्रों पर। एक संलग्न समूह के सभी जीन्स के बीच की आपेक्षिक दूरी को पुनर्योजन की प्रतिशतता के रूप में प्रदर्शित करते हैं और इसकी जो इकाई है वो सेंटीमॉर्गन है, जिसको सीएम लिखा जाएगा। और अगर 1% रिकॉम्बिनेंट बना तो 1 सीएम, 10% रिकॉम्बिनेंट बना तो 10%। अगर जीन पूरी तरह संलग्न है तो इसमें पैतृक संयोग बनेंगे और अगर जीन बहुत दूर दूर हैं तो इसमें 50% तक नए संयोगों का जन्म हो सकता है। तो इसको आधार मानते हुए क्रोमोसोमल मैप का आधार दिया गया और क्रोमोसोमल मैप के बारे में बताया गया। आइए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार क्रोमोसोमल मैप की मदद से जीनों को अरेंज किया जाता है। मान लेते हैं 3 जीन हैं, X, Y और Z। तो अगर हमको ये तीनों जीन अगर एक ही गुणसूत्र पर हैं और हमको इनको अरेंज करना है तो सबसे पहले X और Y के बीच में देखा जाएगा कि उसमें कितना % रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी उत्पन्न हो रही है। मान लेते हैं 60%, यानी 60% नए संयोगों का जन्म हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 60% है। तो हम एक लाइन खींच के X और Y लिखेंगे और दोनों के बीच 60 इकाई की दूरी बना देंगे। फिर हम X और Z के बीच में पुनर्योजन आवृत्ति निकालेंगे, मान लेते हैं ये 15%। इसका मतलब X और Z के बीच की दूरी 15 इकाई है। अब Z 15 इकाई इधर भी हो सकता है, 15 इकाई इधर भी हो सकता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए Y और Z के बीच की आवृत्ति को निकाला जाएगा। मान लेते हैं ये 45%। इसका मतलब Z Y से 45 इकाई की दूरी पर है और X से 15 इकाई की दूरी पर है। तो इस प्रकार Z को बीच में रखा जाएगा जिससे Y से इसकी दूरी 45 इकाई, X से इसकी दूरी 15 इकाई और X और Y के बीच की दूरी 60 इकाई होगी। तो इस प्रकार जेनेटिक मैप में जीन्स को अरेंज किया जाता है, पंक्तिबद्ध किया जाता है। और बच्चों, यहाँ तक आते आते हमने सहलगता, जीन विनिमय और क्रोमोसोमल मैप देखा। तो आइए हम अब बात करते हैं जीवों में गुणसूत्रों के संगठन की, कि आखिर जीवों में जो गुणसूत्र हैं उनका क्या संगठन है और कौन कौन से किस किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं की बात करें तो एक ही जाति में, कोई मनुष्य नहीं, कोई भी एक जाति, उनके जो गुणसूत्र की संख्या है, कितने गुणसूत्र होंगे तथा गुणसूत्र का माप एवं रचना ये समान होती है। उदाहरण के लिए ये मनुष्य का गुणसूत्र दिखाया गया है और जब गुणसूत्र को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं तो इसको जातीय गुणसूत्र समूह या कैरियोटाइप कहा जाता है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं और इन 23 जोड़ी में 1 से लेकर 22 जोड़ी तक इनको ऑटोसोम कहा जाएगा, दैहिक गुणसूत्र। क्यों? क्योंकि इन पर विभिन्न शारीरिक एवं क्रियात्मक लक्षणों की जीन पाई जाती है। साथ ही जो 23वां जोड़ा है, जो देखिए बराबर नहीं भी है, XY, इनको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाएगा, क्योंकि अधिकांश जंतुओं में इनका केवल एक जोड़ा होता और इन पर लिंग निर्धारण की जीन होती है। यही आने वाली पीढ़ी में निर्धारित करते हैं कि नर बनेगा या मादा बनेगी। तो अगर अलग अलग जीवों की बात किया जाए तो लिंग निर्धारण कई प्रकार का है, लेकिन उससे पहले एक बात जान लीजिए कि लिंग निर्धारण भी एक मेंडेलियन लक्षण की भांति ही ये भी वंशागत होता है। और लिंग गुणसूत्र से लिंगों का निर्धारण होना, इसके लिए एक सिद्धांत दिया गया है जिसको लिंग निर्धारण का गुणसूत्र सिद्धांत कहते हैं। ये मैकलंग ने 1902 में दिया था। अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का लिंग निर्धारण है जो गुणसूत्रों के द्वारा ही हो रहा है। एक है XXXY टाइप, इसमें XX मादा, XY नर, यानी मादा समयुग्मकी और नर विषमयुग्मकी, मनुष्य में ड्रोसोफिला में। दूसरा है ZZZW, इसका उल्टा, यानी ZZ नर
और ZW मादा, यानी समयुग्मकी नर विषम युग्मकी मादा। और तीसरा है द्विगुणित मादा अगुणित नर, अगर डिप्लॉयड है तो मादा, हैप्लॉयड है तो नर। ये मधुमक्खियों, वास्प, चींटियों वगैरह में और हाइमेनोप्टेरस में पाया जाएगा। तो अगर हम XXXY टाइप की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि XX ये मादा, तो पहले मादा की बात करते हैं। समयुग्मकी लिंग, यानी मादा में जो दोनों गुणसूत्र हैं, लिंग गुणसूत्र, ये समान होते हैं, जिनको XX से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जब इसमें युग्मक बनेंगे तो एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे जो X एलील वाले। नर विषम युग्मकी लिंग है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो गुणसूत्र हैं वो अलग अलग हैं, और जब इसके अंदर युग्मक बनेंगे तो 50% X वाले और 50% Y गुणसूत्र वाले युग्मक बनेंगे। और जब इनका क्रॉस देखा जाएगा, चाहे ड्रोसोफिला में और चाहे मनुष्य में, दोनों में एक समान है, तो अगर इनका क्रॉस देखा जाएगा तो जिसमें Y पहुंचेगा वो नर बनेगा, और जिसमें Y नहीं पहुंचेगा वो मादा। मनुष्य में भी जिसमें Y पहुंच रहा है वो नर, और जिसमें Y नहीं पहुंचा वो मादा। ड्रोसोफिला में चार जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 4 जोड़ी का मतलब 8, 6, 7, 8। तो 6 तो ऑटोसोम हो गए, और जो एक जोड़ा बचा उसको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, 44 + 2 46, 23 जोड़ा, जिसमें 44 ऑटोसोम और एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम। जब लिंग निर्धारण की बात हो रही तो चाहे ड्रोसोफिला हो चाहे मनुष्य, दोनों में Y गुणसूत्र लिंग का निर्धारण कर रहा है। अगली पीढ़ी में Y जिसमें पहुंच रहा है वो नर बन रहा है, और जिसमें Y नहीं पहुंच रहा है वो मादा बन जा रही है। इसी प्रकार अगर ZW टाइप में देखा जाए तो ZZ समयुग्मकी लिंग है और नर है, समयुग्मकी है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों गुणसूत्र समान हैं, और जब इसमें युग्मक बनेगा तो एक ही प्रकार का बनेगा। मादा में ZW यानी विषम युग्मकी लिंग, और जब इसमें युग्मक बनेगा तो 2 प्रकार का, एक W वाला और एक Z वाला। W जो गुणसूत्र, W वाला गुणसूत्र जिसमें पहुंचेगा वो मादा बनेगी, और जिसमें W नहीं पहुंचेगा वो नर बनेगा। तो इस प्रकार इसमें लिंग का निर्धारण होता है, ये पक्षियों में लिंग का निर्धारण होता है। तीसरा प्रकार है XXXO टाइप, जिसमें अगर द्विगुणित है तो मादा और अगुणित है तो नर। उदाहरण के तौर पर मक्खियों में, मधुमक्खियों में रानी और श्रमिक ये दोनों मादा हैं और द्विगुणित हैं। ड्रोन्स ये अगुणित हैं, इसमें 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 16 जोड़ा। अगर 32 गुणसूत्र है यानी जोड़े में 16 जोड़ा यानी 32 गुणसूत्र, तो डिप्लॉयड है तो रानी। और अगर अगुणित है, केवल 16 गुणसूत्र हैं, तो ये नर। जब रानी मक्खी में जब युग्मक बनेंगे, अंडे बनेंगे, तो चूंकि अर्धसूत्री विभाजन है तो इसमें 32 का आधा 16 गुणसूत्र युग्मक में पहुंचेंगे। अगुणित नर जिसमें 16 गुणसूत्र थे, इसमें समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम संख्या समान रहती है, तो इसमें शुक्राणुओं में भी 16 गुणसूत्र पहुंचेंगे। और जब अंडे और शुक्राणुओं के बीच में निषेचन होगा तो निषेचन में 16 + 16 32 वापस द्विगुणित हो गए, और ये मादा बन गई, क्योंकि द्विगुणित मादा। और जो अंडे अनिषेक जनन यानी पार्थिनोजेनेसिस से बिना निषेचन के, फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाएंगे, वो नर बन जाएंगे, उनको ड्रोन्स कहा जाएगा। तो इस प्रकार इसमें जो लिंग का निर्धारण हो रहा है, हनी बीज यानी मधुमक्खियों में, वास्प में, चींटी में, इनमें डिप्लॉयड और हैप्लॉयड कंडीशन के ऊपर हो रहा है, द्विगुणित और अगुणित। तो बच्चों आज जो हमने टॉपिक देखे हैं वो टॉपिक एक लिंकेज जिसमें कि पैतृक संयोग बन रहा है, एक जीन विनिमय जिसमें पैतृक संयोगों के साथ साथ नए संयोग बन रहे हैं, और इन दोनों के प्रयोग से किस प्रकार मैप बनाया जाएगा ये देखा गया। मॉर्गन की संकल्पना देखा गया, और लिंग निर्धारण के बारे में देखा गया कि किस प्रकार लिंगों का निर्धारण होता है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। मैं आपको कुछ अभ्यास कार्य दे रहा हूँ, इन अभ्यास कार्यों को आप एक बार अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, और अगर आप इस क्वेश्चंस को कर लेते हैं इसका मतलब आपको समझ में आ गया है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा और फिर इस क्वेश्चन को करिएगा।